ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से मैं आपको लेकर आया हूँ बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर सेकंड। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसको फिनिश कर दें पूरे चैप्टर को। तो शुरू से बता देता हूँ मैं आपको, ये जो चैप्टर है इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था पूरा, और क्लासिफिकेशन करा दिया था एक लास्ट वीडियो में। ठीक है, ये सारा मैं आपको कंप्लीट करा चुका था। अब मेल बेसिकली बात आती है क्लासिफिकेशन को, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आता है आपका मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड जो है डिराइव्ड है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। मोनो यानी जिसका मतलब होता है सिंगल, और सैकेराइड जैसा कि आप जानते हैं उसका मतलब होता है शुगर। तो इसको अगर हम और डिटेल में जानना चाहें तो ये ऐसी शुगर होती है मोनोसैकेराइड, यानी सिंपल शुगर या सिंगल शुगर, जिसको हम बाद में और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसे तोड़ते हैं तो ये क्या रह जाएगी, शुगर नहीं रह जाएगी। ठीक है, या तो हम इसमें वाटर निकाल दें या वाटर ऐड करें तो ये आपकी शुगर नहीं रह जाती है। तो इसीलिए कहते हैं इट कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर टू प्रोड्यूस शुगर। ठीक है, सिंपल शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड को हम सिंपल शुगर भी कहते हैं और सिंपल शुगर को भी हम मोनोसैकेराइड कह सकते हैं। अच्छा, ये जो होती है आपकी बेसिक यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर है पूरा, जितने भी उसमें एग्जाम्पल्स हैं वो सारे आपके किससे मिलकर बनता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं इस दुनिया में, ठीक है, वो सारे आपके इसी से मिलकर बनते हैं, मोनोसैकेराइड से। ठीक है, ये एक बेसिक यूनिट है। जैसे कि आपकी दीवार होती है जो बनती है, वो उसकी बेसिक यूनिट क्या है, उसकी है वो ईंट जिससे वो बन रही है। ठीक है, तो ये मोनोसैकेराइड है आपकी। ठीक है, बेसिक यूनिट कहलाती है। कैसी होती है ये, फ्लेवर में स्वीट होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, पानी में घुलनशील, ठीक है, मीठा इसका फ्लेवर होता है, और क्रिस्टलाइन इन नेचर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, यानी क्रिस्टल फॉर्म में होती है ये। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये तीन ही बेसिक आपके एग्जाम्पल हैं जिससे सारे कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट हो, इसी से मिलकर बनता है। चाहे ग्लूकोज होगा, चाहे फ्रक्टोज, चाहे वो गैलेक्टोज। ठीक है, और ये इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पे। इन तीनों का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका C6H12O6। C6H12O6। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप मैंने बना दिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जैसा कि ग्लूकोज का है, ठीक है, 6 कार्बन है इसमें, H12 12 आपके हाइड्रोजन है, और 6 आपकी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आप अपने कॉपी पर इसको बार बार बनाएंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो तभी आपको प्रैक्टिस करके याद हो जाएगा। और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में देखिए कितना अंतर है, केवल 4th पोजीशन पे जो OH ग्रुप है वो अलग साइड में है और ग्लूकोज में वो दूसरी साइड में है, बाकी सेम आपका सारा स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, अच्छा फ्रक्टोज में देखते हैं। फ्रक्टोज में क्या है, जो ऊपर वाला ग्रुप है CH2OH, ठीक है, और नीचे उसके जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O दूसरे कार्बन पे। ठीक है, बाकी आपका सारा ही लगभग सेम रहेगा। ये देखिए OH जो है आपका बिल्कुल ग्लूकोज की तरह रहेगा। ये देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में OH देखिए 3rd पोजीशन पे इधर है, इसमें भी इधर है। ठीक है, और OH 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 और OH 4थे और 5वें कार्बन पे वो आपका राइट साइड में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर याद करने हैं ये। अब बात करते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की। साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसा कि फॉर्मूला दिया गया है, ये C6H12O6। ठीक है, तीनों के ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इन तीनों का फॉर्मूला आपका वही रहेगा। 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होगी। ठीक है, बस वो अलग अलग तरीके से कंबाइंड होगी एक दूसरे से। साइक्लिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। ग्लूकोज जो है 2 तरीके से है आपका, एक है अल्फा ग्लूकोज, एक है बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करना है आपको, बेसिक जो रिंग है आपकी वो सेम है,
केवल आपका जो ये देखिए यहाँ पर ये जो OH दिया हुआ है बीटा ग्लूकोज में, आपका OH जो है ऊपर की तरफ दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और वैसे ही आप अल्फा ग्लूकोज में देखेंगे OH उसमें कहाँ दिया हुआ है, नीचे साइड में दिया हुआ है, जो सबसे लास्ट वाला कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा में इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, गैलेक्टोज की। तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अच्छा, आप सोचेंगे कि इसमें तो ऊपर दिया हुआ है और बीटा ग्लूकोज में भी ऊपर दिया हुआ है, लेकिन अब जब आप यहाँ देखेंगे चौथे कार्बन पे देखिए OH इसमें ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए ऊपर दिया हुआ है, और ये जो बीटा ग्लूकोज है इसमें OH नीचे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप बीटा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अंतर कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में जैसा कि आप जानते हैं सेकंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके इसमें सारे ग्रुप जो हैं बदल गए, CH2OH CH2OH, इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो ये एक बार आप कॉपी पे बना के देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की, ठीक है। डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, ठीक है, ये सब आता है आपका ओलिगोसैकेराइड में। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। या तो मिनिमम 2 होंगे या मैक्सिमम 10 होंगे। 2 से कम होंगे तो वो मोनोसैकेराइड कहलाएगा, 11 से ज्यादा होंगे तो वो कुछ और कहलाएगा, ठीक है। और इसे हमने डिवाइड किया ओलिगोसैकेराइड को डाई और ट्राइसैकेराइड। डाई माने 2, ट्राई माने 3, यानी कि ऐसे शुगर मॉलिक्यूल, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट हैं या फिर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट हैं। 2 मोनोसैकेराइड हैं तो उसे डाइसैकेराइड कहेंगे, 3 मोनोसैकेराइड यूनिट है तो उसे ट्राइसैकेराइड कहेंगे, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका डेक्स्ट्रो, हाँ ये पिछले का ही है, इसका आपका ये जो स्ट्रक्चर बताए थे आपके ग्लूकोज के, तो इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और बनाया हुआ है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। तो इसमें देख सकते हैं पूरा सब कुछ सेम है, ठीक है। बस ये आपका जो दूसरा कार्बन है इसमें OH जो है राइट हैंड पे है डेक्स्ट्रो रोटेटरी पे, और लीवो रोटेटरी में क्या है, OH जो है लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और बिल्कुल जो थर्ड कार्बन है आपका उसमें OH इधर है राइट साइड में लीवो रोटेटरी में, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी में जो OH है आपका वो आपका लेफ्ट साइड में है, ठीक है। बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी में। चलिए अब बात कर रहे थे हम किसकी, डाइसैकेराइड की। तो डाइसैकेराइड जैसा कि डाई माने जानते हैं आप 2 होता है, मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट, ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना है। अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है। अब माल्टोज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना है, वो होती है आपकी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी माल्टोज अगर आपको कहीं मिल रहा है तो उसमें क्या होगा, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होंगी, ग्लूकोज होंगे 2, ठीक है। सुक्रोज होगा तो उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा, और लैक्टोज होगा तो उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होगा, ठीक है। अब सुक्रोज जो होता है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, और लैक्टोज जो होता है आपका वो रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए उठा लीजिए आप माल्टोज है तो 2 ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो 2 ग्लूकोज ऐसा तो नहीं है अलग अलग रहेंगे, उन्हें साथ में जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक वो माल्टोज नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों ग्लूकोज के बीच में जो लिंक होगा, जो बॉन्ड होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहलाएगा आपका, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि इसमें से पानी को निकाल देंगे अगर रिएक्शन करा के, तो इससे क्या बन जाएगी, अब दो सीधी सी बात है, 2 ग्लूकोज से मिलकर बना है माल्टोज, ठीक है, तो वो 2 ग्लूकोज अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपका स्ट्रक्चर है माल्टोज का, इसमें देखिए 2 ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं, और ये बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड H और बीच में O है ये, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हो गई, इसमें से H2O निकल गया, ठीक है। और ये दोनों कौन से हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया आपका, माल्टोज, ठीक है। ऐसे ही बात करेंगे हम
लैक्टोज की। तो लैक्टोज में क्या होता था, एक गैलेक्टोज होता था और एक ग्लूकोज यूनिट होती थी। ये क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं। लेकिन अगर ये दोनों मोनोसेकेराइड दो मिलकर बना रहे हैं लैक्टोज, तो ये हो गया लैक्टोज, क्या हो गया, डाइसेकेराइड। ठीक है, तो इसमें एक गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है आपको और एक ग्लूकोज का बनाना है, और बीच में वही H और O से उसको जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं हम सुक्रोज के स्ट्रक्चर की। तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर में क्या था, एक ग्लूकोज था, एक फ्रक्टोज था। ये भी दोनों मोनोसैकेराइड हैं, लेकिन दो मॉलिक्यूल हैं तो ये डाइसैकेराइड हो गए, आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुक्रोज। ठीक है, इसमें भी देखिए आप इस तरीके से, ठीक है, HO और ये CH2OH, इस तरह से आपका ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है, ये जो दोनों जुड़ रहे हैं ये कहलाता है आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, ग्लूकोज के बारे में। ये तो केवल स्ट्रक्चर था, लेकिन अगर इसे हम थ्योरेटिकली, अगर आपको 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे इसको। तो ग्लूकोज के बारे में जान लेते हैं। इट इज एल्डोहेक्सोज। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। हेक्सोज का मतलब क्या होता है कि आपके हेक्स माने 6। ठीक है, तो एल्डोहेक्सोज कहते हैं इसीलिए। विद केमिकल फॉर्मूला 66H12O6, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें होता है एल्डिहाइड ग्रुप विद 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन के एटम होते हैं, इसीलिए इसे हेक्सोज कहते हैं। इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओपन चेन और रिंग फॉर्म, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो जो ओपन चेन वाला होता है उसे एसाइक्लिक कहते हैं, और जो रिंग वाला होता है उसे साइक्लिक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, जैसा कि आप देख सकते थे उसमें कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड होता, तो वो कीटोन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो इट इज कीटोहेक्सोज, यानी कीटोन ग्रुप होगा, और कितने होंगे उसमें, 6 होंगे। ठीक है, 6 कार्बन होंगे, इसीलिए कीटोहेक्सोज कहते हैं इसको। विद केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों मोनोसैकेराइड यूनिट हैं। अब मोनोसैकेराइड यूनिट का सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, C6H12O6। इट इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, यानी कि अगर ये आपका जो फ्रक्टोज है ना, ये आपके मैक्सिमम फ्रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो स्वीट शुगर होती है, फ्रक्टोज क्या होती है, सबसे ज्यादा मीठी शुगर होती है। सारी जितनी भी शुगर पाई जाती है उनमें सबसे ज्यादा मीठी फ्रक्टोज होती है, इसीलिए जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो आपको बहुत मीठे लगते हैं। ठीक है, तो इट इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, सारी शुगर में सबसे मीठा है। फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स, मीठे फलों में ये पाया जाता है, और हनी, जो आपका शहद होता है, उसमें भी ये पाया जाता है। इट डज नॉट क्रिस्टलाइज रेडियली। अच्छा, आपने देखा होगा असली जो शहद होगा वो जमेगा नहीं, क्रिस्टल नहीं फॉर्म होंगे उसमें। ठीक है, या जो भी शुगर आपकी होगी, फ्रूट शुगर होगी, वो क्रिस्टलाइज नहीं होती है। ठीक है, फ्रक्टोज इज ऑल्सो नोन एज लेव्युलोज, यानी फ्रक्टोज, अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका, फ्रक्टोज को हम लेव्युलोज नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट इज ऑप्टिकली एक्टिव लीवोरोटेटरी शुगर, यानी कि ये ऐसी शुगर है जो लीवोरोटेटरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लेब्यूलोज शुगर भी कहते हैं, या लेब्यूलोज भी कहते हैं, और ये ओपन और क्लोज चेन दोनों में पाया जाता है फ्रक्टोज। ठीक है, अब बात करते हैं हम गैलेक्टोज की। तो गैलेक्टोज में क्या था, ग्लूकोज की तरह था। तो ग्लूकोज में आप देखिए क्या है, एल्डोहेक्सोज है, तो इसमें भी क्या होगा, एल्डोहेक्सोज, यानी एल्डिहाइड ग्रुप प्लस 6 कार्बन एटम। ठीक है, विद केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, सेम ही फॉर्मूला रहेगा आपका। इट इज एज स्वीट एज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की तरह ही। अब सीधी सी बात है, जब केमिकल फॉर्मूला ही सेम है तो 19-20 का ही फर्क है इसमें, तो क्या है, ग्लूकोज की तरह ही ये मीठा होगा। ठीक है, ओनली फाउंड विद डाइसैकेराइड डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाएगा आपका, केवल डाइसैकेराइड के अंदर ही पाया जाएगा, ये अकेला अलग से नहीं पाया जाता है। जैसे आप सोचे कि जैसे ग्लूकोज हम अलग से ले लेते हैं तो हम गैलेक्टोज हमें अलग से कहीं नेचुरली पाया जाएगा, नहीं पाया जाता है। ये केवल डाइसैकेराइड जो होते हैं ना आपके, उसी में ही पाया जाएगा केवल, और खासकर किसमें, जो आपके डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि दूध। ठीक है, तो ये गैलेक्टोज हो गया आपका। अब बात करते हैं हम डाइसैकेराइड में माल्टोज की। ठीक है, माल्टोज को हम क्या लिख सकते हैं, थ्योरेटिकली अगर लिखना चाहें हम क्वेश्चन में, माल्टोज डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। माल्टोज क्या है,
फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, हमेशा कहाँ पाया जाएगा, डाइसैकेराइड के अंदर ही मिलेगा आपको, ठीक है, इन नेचर एंड इज फाउंड इन जर्मिनेटेड सीड। और कहाँ पाया जाएगा ये, जो आपके अंकुरित जो अनाज, वो अनाज होते हैं, बीज होते हैं, उनमें ही पाया जाता है, या फिर सीरियल्स में पाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लैक्टोज की। लैक्टोज कहाँ पाई जाएगी, ये केवल आपकी शुगर में ही मिल्क में ही पाई जाती है। ये शुगर ऐसी है लैक्टोज जो आपकी कहाँ पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, मिल्क में, इसीलिए इसको हम मिल्क शुगर भी कह देते हैं। काऊ मिल्क में 4% होती है और जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें 6 से 8% लैक्टोज आपकी पाई जाती है, ठीक है। ये एक ऐसी इकलौती शुगर है जो केवल एनिमल में ही पाई जाती है, लैक्टोज शुगर जो होती है, प्लांट्स में आपकी ये नहीं पाई जाती है। ये आपका 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी बन सकता है कि मिल्क शुगर किसको कहते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज या माल्टोज, तो इसका आंसर होगा लैक्टोज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, सिंपल टेबल शुगर। अच्छा, जो आप घर में जो चीनी खाते हैं वो क्या होती है, आपकी सुक्रोज होती है, ठीक है। दैट वी कंज्यूम एवरी डे, जो हम डेली खाते हैं, ठीक है। कहाँ पाई जाती है ये, गन्ने में से निकलती है आपकी, मैक्सिमम जो निकलती है गन्ने से। और शुगर बीट है, बनाना है, कॉफी है, उसमें से भी, ठीक है। शुगर केन जो होता है मेजर सोर्स होता है, उसमें सबसे ज्यादा निकलती है, तो इसीलिए गन्ने से निकालते हैं। चलिए अब बात करेंगे केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च जो होता है, सॉरी, पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे। देखिए हमने पढ़ लिया क्या, आपका मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, ठीक, डाइसैकेराइड पढ़ लिया, ठीक है। और क्या था आपका, तीसरा था आपका पॉलीसैकेराइड। पॉली यानी, पॉली जिसको कहते हैं बहुत सारे, और सैकेराइड, सैकेराइड यानी शुगर, ऐसी शुगर जिसके अंदर बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट पाए जाते हैं, 10 से ज्यादा, ठीक है। 2 से 10 कौन था, ओलिगोसैकेराइड था, ठीक है। तो ये 10 से ज्यादा वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल आ जाता है वह आ जाता है आपका स्टार्च। तो स्टार्च के बारे में जान लेते हैं, केमिकल नेचर कैसा होता है। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि 10 से ज्यादा हैं, तो कितने भी हो सकते हैं, 100 यूनिट हो सकती हैं, 150, 200, तो आपका स्ट्रक्चर, आप उसमें आपका जो सिलेबस है वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें केवल आपको पढ़ना है केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के बारे में जान लेते हैं, क्या है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। अच्छा, स्टार्च में क्या होता है, बहुत सारी यूनिट होती हैं, ठीक है। 250 से 300 ग्लूकोज की यूनिट होती हैं, 250 से 300 ग्लूकोज होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। वो सब इकट्ठे होके क्या बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है स्टार्च, प्लांट में पाया जाता है केवल, ठीक है। लिखा है ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट जो है अपना भोजन जो तैयार करते हैं वो स्टार्च के रूप में ही संरक्षित रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। बहुत सारे ग्लूकोज को इकट्ठा कर करके वो फिर वो क्या कहला जाता है, जब से वो 250 से 300 यूनिट आपकी इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका स्टार्च। 2 फॉर्म में पाया जाता है बेटा ये, पहला होता है आपका ये अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। यानी कि अगर किसी प्लांट के अंदर अगर स्टार्च है तो वो 2 फॉर्म में पाया जाएगा, 15 से 20% पाया जाएगा किसमें, अमाइलोज के स्ट्रक्चर में, और अमाइलोपेक्टिन 80% अमाइलोपेक्टिन पाया जाएगा, ठीक है। 250 से 300 ग्लूकोज की यूनिट होती हैं और किसके थ्रू जुड़ी होती हैं, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा का मतलब हो गया अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। 1,4 यानी पहला, और चौथा जो कार्बन होगा उसके थ्रू इनका लिंकेज होगा, यानी कि 2 अगर ग्लूकोज होंगे उनके बीच में एक पहले ग्लूकोज के कार्बन पे जुड़ा होगा, एक चौथे वाले से जुड़ा होगा, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ठीक है। कैसा होगा ये, अनब्रांच्ड एंड कॉइल्ड, यानी कि एक तो ब्रांच नहीं होगी इसमें कोई भी, और कॉइल्ड होगा, जैसे कॉइलिंग हो जाती ना, ठीक है वो। अच्छा, बात करते हैं किसकी, अमाइलोपेक्टिन की। अमाइलोपेक्टिन क्या है, ग्लूकोज पॉलीमर होता है, लिंक वाया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी, इसमें भी क्या होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, दोनों में पाया जाएगा, अमाइलोज में भी और अमाइलोपेक्टिन में भी, ठीक है। और लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन होगा उसमें क्या होगा, ये हाईली ब्रांच्ड होगी, और अमाइलोज क्या होगा, अनब्रांच होगा, ठीक है। इतना फर्क होता है। साइड चेन ऑफ अप्रोक्स 12 ग्लूकोज, अब इसमें ब्रांचें हैं तो कैसी साइड चेन होगी, जो लगभग कितनी होगी, 12 ग्लूकोज होंगे उसमें। साइड चेन में कितने ग्लूकोज होंगे, स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे मैंने बना के दिखाया है, अल्फा
1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अच्छा, लेकिन साइड चेन किससे जुड़ी हुई होगी? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। यानी उसमें क्या था, नॉर्मल जो बीच वाली चेन होगी, देखो आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से स्ट्रक्चर में दिखाया है, ये जो सिंपल सीधी सी चेन आ रही है ये किससे जुड़ी हुई है? शुगर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो साइड वाली चेन जुड़ गई है वो जुड़ गई है छठे कार्बन से, ठीक है, पहले और छठे कार्बन से। चलिए अब बात करते हैं ग्लाइकोजन, केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोजन। अच्छा, जैसे प्लांट में आपका जो ग्लूकोज स्टोर रहता था, ठीक है, 250 से 300 यूनिट का, तो वो कहाँ पाया जाता था? प्लांट में पाया जाता, केवल और केवल प्लांट में, उसको हम स्टार्च कहते थे। सेम इसी तरीके से आपके जो एनिमल है, ठीक है, एनिमल में जो ग्लूकोज स्टोर होगा उसे हम क्या कह देंगे? ग्लाइकोजन। लिखा हुआ है देखिए, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लूकोज जो एनिमल्स के अंदर या हमारे अंदर भी स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है, उसे या फिर हम उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? ये लिवर में पाया जाएगा और मसल्स ऑफ एनिमल, यानी हमारी जो मसल्स हैं उसमें इकट्ठा हो जाता है जो भी हम ग्लूकोज खाते हैं स्टार्च के रूप में, या फिर लिवर में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑफन कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, ठीक है। तो एनिमल स्टार्च हम किसको कहेंगे? ग्लाइकोजन को। इट इज पॉलीमर विच इज हाईली ब्रांच, ये एक तरह का पॉलीमर होता है जो क्या होता है? हाईली ब्रांच होता है, इसमें बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, 8 से 10 ग्लूकोज की यूनिट की ब्रांच होती है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन में कितनी थी आपकी? 12 ग्लूकोज की ब्रांचेस थी, ठीक है। साइड चेन जो थी 12 ग्लूकोज की थी, इसमें कितने की होगी? 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट की ब्रांच होगी पर ब्रांच में, एक ब्रांच में 8 से 10 ग्लूकोज होंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, देखा मैंने कहा था ना कि अमाइलोपेक्टिन की तरह ही है, ठीक है। उसमें 12 ग्लूकोज की थी, इसमें 8 से 10 ग्लूकोज की है, ठीक है। बट इट इज हाईली ब्रांच, लेकिन ये क्या होगी? अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा ब्रांचेज होंगी इसमें, ठीक है। लीनियर चेन जो सीधी सीधी चेन रहती है वो किससे लिंक रहती है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो ब्रांचेस होती हैं वो किससे कनेक्ट रहती हैं? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये था आपका पॉलीसैकेराइड, जिसमें हमने पढ़ लिया क्या? स्टार्च और ग्लाइकोजन। चलिए अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं किसकी? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। पॉलीसैकेराइड आपका वहीं पर खत्म हो गया। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में जान लेते हैं। तो पहले जानते हैं रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। तो जितनी भी कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो या फ्री कीटोन ग्रुप हो, ठीक है, अब तो उसमें अगर हम क्या डालते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं या टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं, ठीक है, और उसको वो क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। कौन किसको रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे? ये जो आपकी रिड्यूसिंग शुगर है उसमें अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट डाल दें और वो शुगर फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, तो वो क्या कहलाती है? आपकी रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। इसका एग्जाम्पल होता है आपका ग्लूकोज। अब बात करेंगे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। द कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड। अच्छा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोन ग्रुप नहीं होता है, तो वो टॉलेन और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या नहीं करती है? रिड्यूस नहीं करेगी, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई, जैसे कि आपका सुक्रोज, ठीक है। ये आपके क्वालिटेटिव टेस्ट हैं। पहला है आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है, ये आपको लैब में करा दिए जाते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आपके थ्योरी में है तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या है आपका? इसमें आप 1 से 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, ए और बी, और ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप किसमें? आपके जो आपने सॉल्यूशन बनाया होगा ना, जो आपको लैब में मिलेगा कि ये आप पहचानिए कौन सा है, ठीक है, तो वो आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। अब बस आपको ये पहचानना है कि कौन सा है। तो आपने फेलिंग सॉल्यूशन ए डाला और बी डाला, ठीक है, और फिर उसे टेस्ट सॉल्यूशन को बॉईल किया उसमें डाल के। और बॉईल करने के बाद आप क्या देखेंगे? अगर येलोइश रेड कलर आता है तो ये क्या कंफर्म करता है कि आपके पास जो शुगर है वो कैसी है? रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। दूसरा टेस्ट है आपका टॉलेंस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करना है आपको? 2 से 3 ml टॉलेंस रिएजेंट लेना है और 2 से 3 ml एक्वस सॉल्यूशन जो आपका कार्बोहाइड्रेट का जो आपने बनाया है पानी में डाल के, और उसको बॉईल करना है टेस्ट ट्यूब में 10 मिनट के लिए, ठीक है। और जैसे ही आप उसको बॉईल करेंगे तो सिल्वर, बिल्कुल जैसे शीशा चमकता है उस तरह की आपकी सिल्वर मिरर आने लगेगा। अगर वो आ जाता है तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी, ठीक है।
और अब बात करते हैं तीसरा आयोडीन टेस्ट। ओनली स्टार्च विल गिव दिस टेस्ट। आपने देखा होगा बचपन में हमने जो आलू में आयोडीन लगाते तो वो नीला नीला हो जाता था, ठीक है। तो ये आयोडीन टेस्ट उसी तरीके का होता है। आलू में जो होता है स्टार्च पाया जाता है, आपका चावल में भी पाया जाता है, ठीक है, मक्का में भी पाया जाता है, ठीक है। प्लांट शुगर थी ना स्टार्च पॉलीसेकेराइड की, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो केवल स्टार्च ही ऐसा है जो केवल आयोडीन टेस्ट देता है और कोई नहीं देता है, ठीक है। स्टार्च के लिए हमें पहचानना है कि हम इसमें स्टार्च है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट कर लेंगे सबसे अच्छा। ओनली स्टार्च विल गिव द टेस्ट इन विच फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन इज एडेड। इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्च के सैंपल में आयोडीन की जो कुछ ड्रॉप्स हैं वो डाल देते हैं 1 ml टेस्ट सॉल्यूशन में। तो कैसा कलर आ जाएगा, डीप ब्लू कलर अपीयर होने लगेगा आपको। तो आप समझ जाइए क्या है, ये स्टार्च है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन, अगला टेस्ट है। इसमें क्या है, आप जो सैंपल है उसको हीट करेंगे, उसमें डालेंगे फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड, ठीक है। और इन सब को डाल के हीट करना है शुगर के साथ जो आपका सैंपल है। तो वो क्या करेगा, येलो क्रिस्टल बना लेगा, आपके छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये है आपका ओसाजोन फॉर्मेशन। उसके बाद हम बात करेंगे फरफ्यूरल टेस्ट। फरफ्यूरल टेस्ट में आपके कुछ पॉइंट हैं, ये देखिए क्या है। टेस्ट ट्यूब में आपने कार्बोहाइड्रेट लिया और फॉस्फोरिक एसिड लिया, कैसा लिया, लिक्विड फॉर्म में या सिरप फॉर्म में, उसको हीट किया, तो उससे क्या बन जाता है, फरफ्यूरल बन जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्क ऑफ फिल्टर पे। अब इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू, फिल्टर पेपर लिया, उसके ऊपर रखा और उस फिल्टर पेपर पे क्या डालना है, 10% सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन डालना है आपको, ठीक है, और 10% ऑफ एसिटिक एसिड डालना है। प्लेस्ड ओवर ए माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, और फिल्टर पेपर के ऊपर ये दोनों ड्रॉप लगा के 10% सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन, 10% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड उसके ऊपर डाल देनी है, फिल्टर पेपर के ऊपर। और वही फिल्टर पेपर आपको टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखना है, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब को नीचे से गर्म करना है 30 से 60 सेकंड के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, पिंक और रेड कलर आ जाएगा आपके जो ऊपर फिल्टर पेपर लगाया है आपने टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा फरफ्यूरल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टेस्ट फॉर पेंटोसिस, यानी आपको ऐसी शुगर जिसके अंदर पेंटोसिस माने 5 शुगर वाला आपका कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, दोनों सेम अमाउंट में लेंगे, ठीक है। तो उन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या, रेड कलर फॉर्म इन केस ऑफ पेंटोसिस, यानी अगर वो पेंटोसिस होगा तो कैसा कलर आ जाएगा आपका, रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मॉलिस टेस्ट की। मॉलिस टेस्ट क्या होता है आपका, इस मेंबर के सारे कार्बोहाइड्रेट जो हैं पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ठीक है। मॉलिस टेस्ट में आप 1-2 ड्रॉप लेंगे मॉलिस रिएजेंट की, ठीक है, और टेस्ट सॉल्यूशन की 1 से 2 ml, ठीक है, प्लस आपका ऐड करना है आपको उसमें 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐड करते हैं तो ये पर्पल या रेड रिंग बन जाएगी उसमें दोनों लेयर के बीच में, तो वो आपका कहलाएगा क्या, मॉलिस टेस्ट। उसके बाद आते हैं हम बेंडिक टेस्ट। देखिए टेस्ट आपको पढ़ने इसलिए जरूरी है क्योंकि लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में एक टेस्ट आ गया था, मॉलिस टेस्ट ही आया था शायद, ठीक है। तो टेस्ट आप पढ़ लीजिए, पता नहीं कौन सा आ जाए, ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा होता भी नहीं, डायरेक्ट आपको ये याद रखना है किसमें क्या मिलाना है और क्या कलर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 7वां है बेंडिक टेस्ट। 1 से 2 ml बेंडिक रिएजेंट लिया, 5 ड्रॉप आपने टेस्ट सॉल्यूशन की ली, ठीक है, और उसे 5 मिनट के लिए बॉईल किया और फिर कूल किया। उसमें क्या आ गया, अगर येलो और ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो रिड्यूसिंग शुगर है। अब बचा है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल रोल, ये हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।